नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास तेज किए। भारतीय वायुसेना भी इस प्रयास में शामिल। देश में अब तक 13 करोड़ 23 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। देश में कोविड संक्रमण के 3,14,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 1,78,000 लोग स्वस्थ हुए। झारखंड में कोविड के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा सप्ताह शुरू। असम में कोविड की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक जारी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलवायु पर विश्व नेताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के सरकारी प्रयासों में अब वायुसेना भी जुट गई है। वायुसेना ने महामारी पर अंकुश लगाने में सरकार की सहायता के लिए ऑक्सीजन कंटेनर और सिलेंडर, आवश्यक दवाएं, उपकरण तथा चिकित्सा कर्मियों को अपने विमानों से भेजना शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने कोच्चि, मुंबई, विशाखापत्तनम और बंगलुरु से डॉक्टरों और नर्सों को दिल्ली में डीआरडीओ के अस्थायी कोविड अस्पताल में पहुंचाया। वायुसेना ने बंगलुरु से डीआरडीओ के ऑक्सीजन कंटेनर दिल्ली के कोविड केंद्रों में पहुंचाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सभी रक्षा प्रतिष्ठानों को देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए नागरिक प्रशासन को हर प्रकार की सहायता के निर्देश दिए। रक्षा मंत्री ने इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की, जिसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, तीनों सेना प्रमुखों और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत ने भाग लिया। रक्षा मंत्री ने सेना के सेवानिवृत्त डॉक्टरों और नर्सों को भी कोविड-19 की रोकथाम के प्रयासों में लगाने का सुझाव दिया। केंद्र ने कोविड-19 के अधिक मामले वाले 19 राज्यों में संक्रमण-रोधी दवा रेमडेसिविर के आवंटन की योजना तैयार की है। इस आवंटन में राज्यों की ओर से दवा की थोक खरीद तथा निजी माध्यमों से आपूर्ति भी शामिल है। शुरुआती आवंटन इस महीने की 30 तारीख तक है और राज्यों के साथ सलाह मशवरे के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, ताकि उपलब्ध आपूर्ति से सभी राज्यों की जरूरत पूरी की जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेमडेसिविर निर्माताओं से कहा है कि उनके पास पहले से मौजूद ऑर्डर की आपूर्ति पर विचार करें। राज्यों से भी कहा गया है कि वे तत्काल नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें, जो रेमडेसिविर के निर्बाध आवागमन और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण रेमडेसिविर के राज्यों को आवंटन के संचालन पर निगरानी रखेगा। देश में कोरोना वायरस के अचानक बढ़ जाने से सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन के घरेलू उत्पादकों की क्षमता बढ़ाने के उपाय कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में पिछले कई दिनों से मेडिकल ऑक्सीजन की बड़ी कमी चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ऑक्सीजन के निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली के ऑक्सीजन का कोटा कल बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का कोटा 378 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 480 टन प्रतिदिन कर दिया है। श्री केजरीवाल ने कहा कि हालांकि दिल्ली को इस समय ऑक्सीजन की रोजाना 700 टन की जरूरत है। उन्होंने अन्य राज्य सरकारों से भी दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति का अनुरोध किया। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि शहर के अस्पतालों में ऑक्सीजन के अलावा आईसीयू बेड की अभी भी काफी कमी है और हालात अच्छे नहीं हैं। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय राजधानी कोविड महामारी की चौथी लहर का सामना कर रही है। दिल्ली में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मौजूदा दौर में शहर में रोजाना लगभग 24 से 25 हजार मामले दर्ज हो रहे हैं, जो महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक हैं। मामलों में अचानक हुई इस बढ़ोतरी के कारण बुनियादी चिकित्सा ढांचे पर जबरदस्त दबाव देखा जा रहा है। अस्पतालों में बिस्तर खोजने में कोविड के रोगियों और उनके रिश्तेदारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिस्तरों और ऑक्सीजन की कमी ने लोगों की परेशानियों को काफी बढ़ा दिया है। कई अस्पतालों ने आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी की बात कही है। आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की बढ़ती मांगों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने शहर में बुनियादी चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। 1 महीने के भीतर ही दिल्ली में कोविड के रोगियों के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों में हजारों बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। हाल ही में धौला कुआं स्थित डीआरडीओ के केंद्र में कोविड के रोगियों के लिए 250 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई। इसके अलावा केंद्र ने ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली के ऑक्सीजन कोटे को भी बढ़ा दिया है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस समय गुवाहाटी में कोविड स्थिति पर सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित अन्य लोग बैठक में मौजूद हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने बैठक में कोविड के प्रसार को रोकने के सुझाव दिए। असम में पिछले 24 घंटे के दौरान 1665 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने गुवाहाटी के विभिन्न अस्पतालों में आईसीयू सुविधा वाले बेड की संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश में कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 22 लाख से अधिक का टीकाकरण किया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 13 करोड़ 23 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को कोविड का टीका लगाने के लिए पंजीकरण का काम जल्द ही शुरू होगा। सभी पात्र लोग कोविन पोर्टल covid.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से इसके लिए तैयार रहने को कहा है, क्योंकि अगले महीने की 1 तारीख से तीसरे चरण का टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। इस चरण में भारत सरकार के टीकाकरण केंद्रों में पहले की तरह स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक के लोगों सहित पात्र लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। इस दौरान वैक्सीन निर्माता केंद्र सरकार को प्रति माह 50% आपूर्ति करेंगे, जबकि शेष 50% टीकों की आपूर्ति राज्यों और खुले बाजार में उपलब्ध कराने के लिए वे स्वतंत्र होंगे। अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय के कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में 900 बिस्तर वाले कोविड केयर अस्पताल का आज ड्राई रन किया जाएगा। डीआरडीओ और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इस अस्पताल को शुरू किया जा रहा है। इस सप्ताह के अंत में यहां कोविड मरीजों की भर्ती का काम शुरू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि अस्पताल का काम युद्ध स्तर पर पूरा किया गया है। अहमदाबाद में 900 बेड की सुविधा के साथ बन रही समर्पित कोविड केयर अस्पताल ऐसे समय शुरू हो रही है जब शहर में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है। अगर आज का ड्राई रन ठीक ठाक रहा तो मरीजों की लंबी कतारों से भरे पड़े अहमदाबाद के सरकारी अस्पतालों पर थोड़ा बोझ कम हो सकता है। सभी 900 ऑक्सीजन बेड की सुविधा वाली इस अस्पताल में 150 बेड वेंटिलेटर के साथ आईसीयू सुविधा वाले होंगे। इस अस्पताल में जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त 500 बेड बढ़ाने का प्रावधान भी रखा गया है। डीआरडीओ के चिकित्सा अधिकारियों के सपोर्ट के लिए गुजरात सरकार द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती भी शुरू की गई है, जिसमें 200 से ज्यादा स्टाफ नर्स भी शामिल है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। झारखंड में कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आज स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई है। लोगों से कहा गया है कि वे घर में ही रहें तथा बिना किसी आवश्यकता के बाहर न निकलें। आवश्यक और चिकित्सीय सेवाएं इस दौरान जारी रहेंगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राज्य में अनावश्यक आवाजाही प्रतिबंधित है। केवल आवश्यक सेवाएं, चिकित्सा सेवा, कृषि, औद्योगिक, खनन और निर्माण गतिविधियों को अनुमति दी गई है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने भी झारखंड में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए काम करने के घंटे को कम करने के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही काम करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में 2
2124 ऑक्सीजन समर्थित बेड वाले अस्पताल की सुविधा प्रदान की है। रांची जिले में भी 300 बिस्तरों वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड सपोर्ट के विशेष कोविड-19 वार्ड ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे अधिक रिकॉर्ड 3,14,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। इन्हें मिलाकर अब संक्रमित लोगों की संख्या 1,59,00,000 से अधिक हो गई है। देश में इस समय 22,91,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 14.38% है। कल 2,104 लोगों की मृत्यु हुई, जो एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। अब तक कोविड से 1,84,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर गिरकर 84.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 1,78,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में अब तक 1,34,00,000 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए आज रात 8 बजे से और भी कड़े प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। ये प्रतिबंध ऐसे समय में लगाए जा रहे हैं जब कल एक दिन में महाराष्ट्र में 67,000 से अधिक कोविड मामले रिकॉर्ड किए गए और इस संक्रमण से 568 लोगों की मौत हो गई। ये एक सप्ताह में दूसरी बार है जब राज्य में कोरोना के 67,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि सरकार राज्य में धीरे धीरे सख्ती के साथ लॉकडाउन लगाने की ओर अग्रसर है और किसी भी स्थिति में अनावश्यक रूप से अंतर जिला आवाजाही को अनुमति नहीं दी जाएगी। एसओपी में कहा गया है कि मुंबई महानगर क्षेत्र में मंत्रालय और केंद्र सरकार के कार्यालयों के संबंध में विभाग के प्रमुख महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सीईओ से अनुमति लेने के बाद कार्यालय में अधिक उपस्थिति के लिए निर्णय ले सकते हैं। जहां तक निजी बसों द्वारा अंतर शहर और अंतर जिला यात्रा का संबंध है, बस सेवा ऑपरेटर्स को एक शहर में अधिकतम 2 स्थानक पर रोकने की अनुमति होगी। यात्रियों को उनके स्थानक पर उतारने के बाद बस ऑपरेटर यात्रियों पर 14 दिनों के लिए घर के संगरोध के लिए हाथ पर मुहर लगाएंगे। यदि कोई ऑपरेटर दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो डीएमए उस पर 10,000 का जुर्माना लगा सकते हैं और बार बार उल्लंघन करने पर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, उस वक्त तक जब तक सरकार कोविड-19 महामारी समाप्ति का ऐलान नहीं करती। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के नियंत्रण और उपचार की व्यवस्था के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राज्य सरकार द्वारा कोरोना के नियंत्रण और उपचार की व्यवस्थाओं के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में 41,200 से अधिक रोगी वर्तमान में होम आइसोलेशन में हैं। प्रत्येक होम आइसोलेटेड मरीज को मेडिकल किट की होम डिलीवरी की जा रही है। अब तक प्रदेश के सभी 52 जिलों में 136 कोविड केयर सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। प्रत्येक कोविड केयर सेंटर पर बेड्स, पानी, भोजन, दवाई, मेडिकल स्टाफ, संगीत, योग, ध्यान आदि की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रदेश के शासकीय और अशासकीय चिकित्सा केंद्रों में बिस्तरों की संख्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है। पिछले 20 दिनों में 25,570 बेड्स बढ़ाए गए हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तमिलनाडु में कल रिकॉर्ड 10,700 लोग संक्रमित हुए। राज्य में टीकाकरण भी तेजी से चल रहा है।
राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों और सरकारी कार्यालय परिसरों में युद्ध स्तर पर टीकाकरण चल रहा है। राज्य के सभी 8 सड़क परिवहन निगम अपने 70,000 कर्मियों में से लगभग 1/4 को विशेष टीकाकरण के दायरे में ला चुके हैं। अधिकारियों का कहना है अगले 1 या 2 सप्ताह में परिवहन निगमों के सभी कर्मचारियों को टीका लगा दिया जाएगा। एक भी बस कंडक्टर यदि कोरोना संक्रमित होता है तो लगभग 400 यात्रियों पर एक ही दिन में संक्रमित होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए परिवहन के कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर टीके लगाए जा रहे हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासोटिया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश भर में कोविड वैक्सीन की एक समान कीमत तय करने की मांग की है। दक्षिण दिनाजपुर जिले के दक्षिणी तपन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उम्र, जाति, नस्ल या क्षेत्र के भेदभाव के बिना प्रत्येक भारतीय को निःशुल्क वैक्सीन दी जानी चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर भी यही बात कही। इस बीच राज्य में कल एक दिन में सबसे अधिक 10,000 से ज्यादा लोग कोविड से संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6,88,956 हो गई। राज्य में पिछले 24 घंटे में 58 लोगों की कोविड से मौत हुई। उत्तर 24 परगना में सबसे अधिक 14 मौत हुई, जहां आज विधानसभा चुनाव के छठे चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच कल 1,73,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। राज्य में अब तक करीब 94 लाख लोगों को कोविड के टीके लग चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में कल एक दिन में कोविड के 73 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 17,186 हो गई है। इस दौरान 16 रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही ठीक होने वालों की कुल संख्या 16,851 है। अभी राज्य में 279 सक्रिय मामले हैं। इस संक्रमण से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री AK वालिया का आज सवेरे कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उपचार करा रहे थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी के पुत्र का कोविड से निधन हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री येचुरी के पुत्र के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने श्री येचुरी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि ईश्वर उन्हें दुख की इस घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री येचुरी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास तेज किए। भारतीय वायुसेना भी इस प्रयास में शामिल। देश में अब तक 13 करोड़ 23 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। देश में कोविड संक्रमण के 3,14,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 1,78,000 लोग स्वस्थ हुए। झारखंड में कोविड के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा सप्ताह शुरू। असम में कोविड की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक जारी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी। दोपहर 1:30 बजे तक 57.30% मतदान की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलवायु पर विश्व नेताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुछ जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी और कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर छठे चरण का मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्वक चल रहा है। 1:30 बजे तक 57.30% वोट डाले जा चुके थे। मतदान शाम 6:30 बजे तक चलेगा। आज राज्य के 4 जिलों नादिया, उत्तर 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर और पूर्वी बर्धमान में 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में कुल 306 उम्मीदवार मैदान में हैं। ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता सुधिंद्रा से। सुधिंद्रा, मतदान कैसा चल रहा है? ओवरऑल देखा जाए तो कनकलता जी, चुनाव तो ठीक चल रहे हैं, मगर कई जगहों पर ये भी दिखाई दिया कि एक समूह आके कुछ जोर से बात कर रहा हो या फिर हाथापाई हो, ये भी चली है यहाँ पे, मगर कम हुई है। मगर ज्यादातर ये शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। और कुछ जगहों पर EVM थोड़ी देर के लिए काम नहीं कर रहे थे, फिर वो
ठीक कर दिए गए। और उसके अलावा सुबह से मैंने देखा लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं, जिससे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहेगा। और सिक्योरिटी कहीं सेंसिटिव बूथ है वहाँ पे सिक्योरिटी काफी टाइट रही। कनकलता। सुधेंद्रा, कोविड को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने क्या खास तैयारियां की हैं? हाँ कनकलता जी, देखिए मतदाताओं में जागरूकता तो दिखी कि वह मतदान के लिए जब आएंगे तो मास्क डाल के आए थे, और कुछ लोग तो अपने हाथ भी सैनिटाइजर से साफ कर रहे थे, और जहां भी संभव हो सामाजिक अंतर का भी पालन कर रहे थे वह। और सभी मत केंद्रों में ये दिखाई दिया है कि जो आशा कार्यकर्ता हैं सैनिटाइजर्स दे रहे थे सब मतदाताओं को, और प्लास्टिक मास्क देने की व्यवस्था भी मुझे दिखाई दी। और उसके साथ सुरक्षा कर्मी का प्रमुख बात यही रहा कि वह कतारों की व्यवस्था देख रहे थे और दस्तावेज देखकर एक एक करके मतदाताओं को मत केंद्र के अंदर भेज रहे थे। कनकलता। सुधेंद्रा, इस चरण में मतुआ समुदाय की जो समस्याएं हैं उसके अलावा और क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं? हाँ देखिए कनकलता जी, पश्चिम बंगाल चुनाव में विकास और निरुद्योग समस्या जो है वो अहम मुद्दे हैं। और टीएमसी के खिलाफ प्रचार करते हुए बीजेपी हर वक्त ये बोलती है कि ये सरकार तोलाबाजी की सरकार है और वसूली में और कटमनी में और सिंडिकेट राज में विश्वास करती है और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी द्वारा संचालित सरकार का कार्यक्रम जैसे दौरे सरकार और स्वास्थ्य साथी कन्याश्री का जो कार्यक्रम उन्होंने चलाया उसके वो वास्ता दे रहे हैं। फिर उनका खेला होबे और दीदी फिर से जो है वो उनका एक प्रमुख चुनावी नारा है। कनकलता। जानकारी के लिए धन्यवाद सुधेंद्रा। इस चरण में 10,897 मुख्य मतदान केंद्र और 3,583 उप मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस दौरान 14,480 कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट इस्तेमाल की जा रही हैं। 4,949 वीवीपैट और 4,197 बैलेट यूनिट रिजर्व में रखी गई हैं। इस चरण में 1,04,09,000 मतदाताओं में से 1,57,290 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जबकि 64,266 मतदाता दिव्यांगजन हैं। 7वें चरण में 26 और 8वें तथा अंतिम चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना 2 मई को की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलवायु पर विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर श्री मोदी इस 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सहित विश्व के 40 देशों के नेता भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। श्री मोदी आवर कलेक्टिव स्प्रिंट 2030 विषय पर अपने विचार रखेंगे। एक रिपोर्ट। इस साल के नवंबर माह में ग्लासगो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के COP26 सम्मेलन से पहले अमेरिका में होने वाला 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अपनी प्रबल इच्छा शक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करते ही अपने पहले फैसले से जाहिर कर दिया था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को जलवायु परिवर्तन पर सबसे महत्वपूर्ण संधि पेरिस समझौते में वापस शामिल किया। राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा इस शिखर सम्मेलन के आयोजन का आह्वान जलवायु संकट से निपटने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रयासों को गति देने और वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री परिवर्तन के लक्ष्य को बनाए रखने के प्रयासों को प्रेरित करना है। इस सम्मेलन में सभी राष्ट्राध्यक्ष जलवायु परिवर्तन को रोकने और उससे संबंधित क्रियाओं के लिए जरूरी संसाधन जुटाने पर जोर देने के साथ ही स्वच्छ ऊर्जा के लिए तकनीकी नवाचारों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। G20 समूह में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस समझौते के अनुसार अपने सभी लक्ष्यों को हासिल किया है और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को प्रोत्साहित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में आज सवेरे एक रेल दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना आज सवेरे 5 बजे उस समय हुई जब लखनऊ जा रही चंडीगढ़ एक्सप्रेस शाहजहांपुर जिले में एक क्रॉसिंग पर ट्रक से टकरा गई। 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। जाने माने इस्लामिक विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान का निधन हो गया है। वे 96 वर्ष के थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि पद्म विभूषण से सम्मानित मौलाना वहीदुद्दीन ने समाज में शांति, सद्भाव और सुधारों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मौलाना वहीदुद्दीन खान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें धर्म और आध्यात्म के असीम ज्ञान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई ने 220 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। कोलकाता नाइट राइडर्स 19 ओवर और 1 गेंद में 202 रन ही बना सकी। इससे पहले अन्य मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हराया। पंजाब की टीम ने 19 ओवर 4 गेंद में 120 रन बनाए। हैदराबाद ने 18 ओवर 4 गेंद में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए देश भर में विशेष रेल सेवाएं चला रहा है। इस महीने की 12 तारीख से महाराष्ट्र से कुल 432 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। मध्य रेलवे से प्रतिदिन 41 और पश्चिमी रेलवे से प्रतिदिन 5 विशेष रेलगाड़ियां देश के विभिन्न स्थानों के लिए चल रही हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि रेलवे मांग के अनुरूप विशेष रेलगाड़ियां चलाना जारी रखेगा और यात्रियों को बिना किसी असुविधा के यात्रा कराने के पूरे प्रयास करेगा। रेलवे ने कहा है कि किसी विशेष मार्ग के लिए अल्प नोटिस पर भी वो विशेष रेलगाड़ियां चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। श्रीनगर में गरज के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। जम्मू में बादल छाए हैं और हल्की वर्षा की भी संभावना व्यक्त की गई है। तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। लेह में हल्की बर्फबारी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बूंदाबांदी के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राफेल विमानों की 5वीं खेप कल भारत पहुंची। इन विमानों ने लगभग 8,000 किलोमीटर की उड़ान पूरी की, जिसके लिए फ्रांस और संयुक्त अरब अमारात की वायुसेना ने हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा उपलब्ध कराई। एक ट्वीट में भारतीय वायुसेना ने दोनों देशों की वायुसेना को इस सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इससे पहले वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने फ्रांस के मैरिनेक वायुसेना केंद्र से इन विमानों को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री भदौरिया इन दिनों फ्रांस की यात्रा पर हैं। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संगीत सभाओं के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका गायन।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास तेज किए। भारतीय वायुसेना भी इस प्रयास में शामिल। देश में अब तक 13 करोड़ 23 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। देश में कोविड संक्रमण के 3,14,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 1,78,000 लोग स्वस्थ हुए। झारखंड में कोविड के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा सप्ताह शुरू। असम में कोविड की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक जारी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी। 1:30 बजे तक 57.30% मतदान की खबर। प्रधानमंत्री आज जलवायु पर विश्व नेताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।